क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने हमारा ये नुकसान किया था बहुत बड़ा, और हमने भूपेंद्र हुड्डा से लोहा लिया है, लगातार लड़े हैं, बहुत मुकदमे भी झेले हैं। और भूपेंद्र हुड्डा को हमने आमने सामने उस समय कहा था, और एक सन्यासी के रूप में भी हमने कह दिया था कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तू अपने जन्म जन्म तक हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएगा। और आप देख रहे हैं 2014 से भूपेंद्र हुड्डा भटक रहा है, तिल मिला रहा है। तथापति नायब सिंह सैनी जो अब आज हमारे मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं कि मैंने 4-5 मुख्यमंत्रियों से मेरा पाला पड़ा है, ऐसे मुख्यमंत्री मैंने देखे नहीं। पहली ही कलम से माननीय नायब सिंह सैनी ने पहली ही कलम से आरक्षण का वर्गीकरण हमारा बहाल कर दिया। नौका जैसा अंग्रेजी राज था ना, आपने देखा होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा होगा, ऐसा रोहतक में हमारे हजारों लोगों के साथ हुआ। जितने लोग हमारे जख्मी थे वो रोड सड़कों में पड़े हुए तिल मिला रहे थे, उनको रोहतक के पीजीआई में दाखिल तक नहीं होने दिया। जो जहाँ से है वहीं जाओ, अपना इलाज कराओ। तो इतना बुरा हाल भूपेंद्र हुड्डा ने कर दिया था हमारे लोगों का। मुख्यमंत्री अब आप सैनी नहीं रहे, अब आप वाल्मीकि हो गए, धानक हो गए, खटीक, सांसी और बाजीगर हो गए। और मुख्यमंत्री जी अपने आप को मानते भी अपना डीएससी का ही है जी। और मुख्यमंत्री ने बहुत बार हमें बोल दिया कि मेरी सरकार आप लोगों से बनी है। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। जैसा कि आपको पता है, थोड़े दिन पहले नायब सैनी सरकार बनी है और लगातार तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है। हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार कोई सरकार तीसरी बार आई, कोई पार्टी तीसरी बार सरकार बनाए। तो उसमें अहम योगदान जो माना जा रहा है वो डीएससी समाज का माना जा रहा है। तो डीएससी समाज का एक उभरता हुआ चेहरा हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल पूरे हरियाणा में इनका बहुत मान सम्मान हो रहा है। माना जा रहा है कि इनमें जो डीएससी जो वर्गीकरण रहा उसमें इनका अहम रोल रहा उस लड़ाई में। तो स्वामी स्वदेश कबीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ मुद्दों पे चर्चा कर लेते हैं। कुछ एक इनका व्यक्तिगत जीवन है उसको लेकर भी मन में सवाल हैं, वो भी जरूर जानने की कोशिश करें। नमस्कार जी। स्वदेश जी, सबसे पहले तो कबीर जो आप नाम के पीछे लगाते हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, सभ्यता और संस्कार बहुत प्राचीन रहे हैं, स्वर्णिम रहे हैं जी। और सही मायनों में ये देश साधु संन्यासी और ऋषि मुनियों का देश है। तो संत कबीर जो एक ऐसी विचारधारा थे जिन्होंने रूढ़िवादिता, भारी पाखंड से दुनिया को छुटकारा दिलाया। चूँकि हम कबीर समाज से आते हैं जी, धानक समाज से आते हैं, तो इसलिए हम कबीर साहब को मानते हैं और लंबे समय से कबीर साहब के अनुयायी रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे हरियाणा के डीएससी समाज ने कबीर रत्न से सम्मानित किया था जी। तो इसलिए हम अपने नाम के आगे कबीर लगाते हैं। अच्छा, ये जो डीएससी है ये मतलब कुछ दिनों से ही मतलब एकदम से हवा में आया, तो ये डीएससी है क्या? थोड़ा सा इस बारे भी लोगों को बताएं जो नहीं जानते डीएससी के। देखिए, हरियाणा में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था आरक्षण के वर्गीकरण का। आरक्षण का जो 20% लाभ है वो लगभग 18-19% लाभ केवल एक जाति विशेष को जाता था। और बाकी की जो जातियां थी अनुसूचित जाति में, जिसमें मुख्य रूप से धानक, वाल्मीकि, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, मिरासी, सिंहकाट, सिकरीगर, पेरना, ये जातियां ये आरक्षण के लाभ से वंचित रहती थी। तो इसी संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, भजन लाल जी ने 1994 में आरक्षण को 2 भागों में बांटा था, वर्ग ए और वर्ग बी को। तो वर्ग ए में ये 42 जातियां रखी थी जो वंचित जाति है, जिनको आरक्षण का लाभ मिला नहीं। और बी वर्ग में केवल चमार जाति रखी थी और 3-4 उसकी उपजातियां रखी थी, जिसमें रेगड़ चमार थे, जटिया चमार थे, रामदास थे, रविदासियां थे। तो 10-10% आरक्षण का लाभ दिया था। अच्छा, तो ये लाभ चलता रहा और चलता रहा। तो 2006 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनी कांग्रेस की, और भूपेंद्र हुड्डा पे चमार भाइयों ने दबाव डाल करके, खासकर शैलजा का दबाव था, फूलचंद मौलाना उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, गीता भुक्कल उनकी मंत्री थी, उस समय करतार देवी मंत्री थी, उनके बड़े बड़े और बहुत पॉलिटिकल लीडर्स थे। हमारा कोई वर्चस्व नहीं था। तो पूरा का पूरा लाभ फिर से हड़पने के लिए उन लोगों ने आरक्षण के इस वर्गीकरण को हाई कोर्ट की आड़ लेकर के 2006 में भूपेंद्र हुड्डा से तोड़वा दिया जी। 2006 से लेके आज 2024 लगातार हमने 18 वर्षों की संघर्ष किया है। धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं। मैं भी लगातार 6 साल जेलों में रहा हूं। हरियाणा की कई जेलें में हमने काटी हैं। बहुत संघर्ष किया, लाठियां खाई हैं। हमारे सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस वर्गीकरण को बहाल कराने के लिए। तो 2014 में माननीय राजनाथ सिंह और माननीय अमित शाह जी ने हमें बुलाया था और उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि यदि आप हमारा समर्थन करें ये
ए ब्लॉक के लोग जो जातियां हैं, क्योंकि 35 लाख की जनसंख्या हमारी है हरियाणा में, तो हम आपके इस वर्गीकरण व्यवस्था को लागू करके देंगे। तो 2014 में हमने बहुत बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार हमने बनाई और फिर लगातार माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने और उनसे फिर हमने लगातार गुहार लगाई। तो 2019 में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शिक्षा में आरक्षण का वर्गीकरण लागू कर दिया। क्योंकि बीच में हमारा ये मुद्दा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा था। अभी 7 जजों की बेंच जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उसने हमारे पक्ष में निर्णय दिया, जिसके अध्यक्षता हमारे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कर रहे थे। तो 6 जजों ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और उन्होंने माना है कि आज के परिवेश में आरक्षण का वर्गीकरण अति आवश्यक है, क्योंकि कुछ जातियां ही आरक्षण का लाभ खा रही है और बाकी जातियां पिछड़ रही हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी 1 अगस्त को 2024 को हमारे पक्ष में आ चुका है। तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हमारी कई स्तर की बेंच वार्ता हुई और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि यदि हमारी सरकार बनने में आप अपना योगदान देते हैं तो हम पहली कलम से आपका ये आरक्षण का वर्गीकरण जो है, इसको शिक्षा के साथ साथ नौकरियों में लागू करेंगे जी। चूँकि भूपेंद्र हुड्डा ने हमारा ये नुकसान किया था बहुत बड़ा, और हमने भूपेंद्र हुड्डा से लोहा लिया है, लगातार लड़े हैं, बहुत मुकदमे भी झेले हैं। और भूपेंद्र हुड्डा को हमने आमने सामने उस समय कहा था और एक सन्यासी के रूप में भी हमने कह दिया था कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तू अपने जन्म जन्म तक हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएगा। और आप देख रहे हैं 2014 से भूपेंद्र हुड्डा भटक रहा है, तिल मिला रहा है, तड़प रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। अब आपने देखा इस इलेक्शन में भी, चुनाव में भी घोड़े आ गए थे, रथ आ गए थे, बैंड बाजे आ गए थे, कांग्रेसियों ने तो रेस्ट हाउसों में कब्जे तक कर लिए थे, भी हमारी सरकार बन गई है। लेकिन DSC महापंचायत हमने करके और हमने अपने पूरे DSC समाज को 35 लाख लोगों को हमने एक पैर पे खड़ा होकर के वचन दिलाया था कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देनी है, ये सरकार बनेगी, हमारा आरक्षण का वर्गीकरण लागू होगा। और मुख्यमंत्री जी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इतने अच्छे स्वभाव के व्यक्ति, इतने मृदुल स्वभाव के व्यक्ति नायब सिंह सैनी जो अब आज हमारे मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं कि मैंने 4-5 मुख्यमंत्रियों से मेरा पाला पड़ा है, ऐसे मुख्यमंत्री मैंने देखे नहीं। पहली ही कलम से माननीय नायब सिंह सैनी ने पहली ही कलम से आरक्षण का वर्गीकरण हमारा बहाल कर दिया, नौकरियों में हमें दे दिया, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फरवरी में कानून बन जाएगा। एक है ना छोटी सी क्लिप आपकी बड़ी वायरल हुई कि हुड्डा को हमने श्राप दिया था और अब भी श्राप देते हैं कि वो मतलब रहती सांसों तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो वो उस वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं, वो कहाँ की थी? भूपेंद्र हुड्डा ने हमसे व्यक्तिगत रंजिशें निकाली, हमारे हजारों लोगों पे लाठियां चला दी, निहत्थे लोग, हमारी बहन बेटियों पे लाठियां चलाई, लोगों के सर फोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। और ऐसा जैसा अंग्रेजी राज था ना, आपने देखा होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा होगा, ऐसा रोहतक में हमारे हजारों लोगों के साथ हुआ। जितने लोग हमारे जख्मी थे वो रोड सड़कों में पड़े हुए तिल मिला रहे थे, उनको रोहतक के PGI में दाखिल तक नहीं होने दिया। जो जहां से है वहीं जाओ, अपना इलाज कराओ। तो इतना बुरा हाल भूपेंद्र हुड्डा ने कर दिया था हमारे लोगों का। तब हमने भूपेंद्र हुड्डा को श्राप दिया था कि आपने वो निर्दयी और घिनौना और घटिया काम किया है जो इतिहास में किसी ने नहीं किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तो जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। ये वो बात थी। और हमने जींद में महारैली करके अपने DSC समाज के सभी लोगों को ये वचन दिया था और वहाँ भी हमने कहा था कि तू जन्म जन्म तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 24 नवंबर को बहुत बड़ी रैली करके, हरियाणा की महारैली करके जींद में हमने उनका स्वागत भी किया है। और उस रैली में भी हमने मंच से भी हमने बोल दिया था कि हमने इसी स्थल पे, इसी ऐतिहासिक भूमि पर, इसी जींद की भूमि पर हमने मुख्यमंत्री जो पुराना था भूपेंद्र हुड्डा, उसको श्राप दिया था कि ये जन्म जन्म तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा और ये बन भी नहीं सकता। हमारा श्राप लगा हुआ है, 35 लाख लोगों का श्राप इसको भूपेंद्र हुड्डा को लगा हुआ है। नायब सैनी का भी मैं एक छोटी सी बाइट सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि जो पगड़ी आप लोगों ने पहनाई है DSC समाज की, उसको मैं शीशे में जड़ के बाकायदा मतलब इस तरह से रखूंगा। मतलब मान रहे हैं वो भी कि आपका जो क्रेडिट है सरकार बनाने में वो बहुत बड़ा है। तो अब सरकार से कितनी उम्मीदें आपको हैं कि वाकई आपके हक में रहेगी सरकार हमेशा के लिए, क्योंकि आपने वरदान तो उसको दे ही दिया कि बनी रहेगी सरकार जब तक। मुख्यमंत्री जी हमारे हैं और हम मुख्यमंत्री के हैं। हमने तो मंच पे ये भी बोल दिया, मुख्यमंत्री जब आप सैनी नहीं रहे
अब आप वाल्मीकि हो गए, धानक हो गए, खटीक, सांसी और बाजीगर हो गए। और मुख्यमंत्री जी अपने आप को मानते भी अपना डीएससी का ही है जी। और मुख्यमंत्री ने बहुत बार हमें बोल दिया कि मेरी सरकार आप लोगों से बनी है, क्योंकि सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव थी और उस जो जादुई आंकड़ा है 46 का उस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, मतलब जो रिपोर्ट्स थी। तो ये डीएससी का ही चमत्कार है। डीएससी ने पहली बार, डीएससी की जातियों ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को थोक के भाव में वोट दिया है। उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ उन्होंने देखा कि उन्होंने हमारा काम करना है, उनसे वादा किया था, वचन दिया था, वचन उन्होंने निभा दिया है। और इतना नायब हीरा, एक नायब हीरा ही कहूँगा, मतलब नायब सिंह को मैं नायब हीरा ही कहूँगा कि ये मुख्यमंत्री, हम चाह रहे हैं कि जब तक ये जिए, जब तक मुख्यमंत्री से जिए, तब तक ये हरियाणा का मुख्यमंत्री रहे। मैं तो ऐसी कामना करता हूँ और हम अपने एक एक खून की बूंद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए देने के लिए तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने बहुत बड़ा काम हमारा किया। हमारे बच्चों का निवाला जो हमसे छीन लिया था भूपेंद्र हुड्डा ने, वो निवाला देने का हमारे को काम किया है। हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि डीएससी के हर काम मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमारे नेता हैं डीएससी के, उनको राजनीति में और सरकार में तवज्जो देना, हमारे जो अफसर हैं, बहुत कम अफसर ही हैं हमारे, उनको अच्छी पोस्टों पे देना, हमारे जो कर्मचारी हैं और हमारे बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं उनको तवज्जो दे भी रहे हैं और आगे भी देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और नायब सिंह सैनी हैं ही हमारे, हम तो मानते हैं उनको हमारा है ये। अच्छा, जो वर्गीकरण हुआ है, जो डिसीजन आया है, उससे कितनी जातियों को, कितने लोगों को फायदा होगा? और जो लोग खासकर जो बड़े बड़े चेहरे विरोध कर रहे हैं इसका, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा विरोध जो किया है वो मायावती ने हरियाणा में आके किया है और उन्होंने कहा कि भाई हम इसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदल दिया। मैं मायावती को आपके मंच के माध्यम से, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मायावती जी हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के इतिहास को पढ़ें और कॉन्स्टिट्यूशन को ही पढ़ लें जी। कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 16 क्लोज 4 में स्पष्ट लिखा है, इट इज ओपन टू द स्टेट टू मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशन इन ऑर्डर टू एडवांस और लिफ्ट दीज क्लासेस सो दैट दे मे बी इक्वली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। आरक्षण का लाभ देने के लिए तो हमारे संविधान के 16 क्लोज 4 में स्पष्ट लिखा है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिख दिया था। तो मैं मायावती को कहता हूं कि वो पढ़े और समझें। आज आप इस प्रकार की बयानबाजी कर रही हैं, हम भी तो आपके भाई हैं। ये डीएससी समाज की 35 लाख की जनसंख्या है, ये 42 जातियां हैं, ये भी तो आपके भाई हैं। इन जातियों ने तो आपको मुख्यमंत्री बनाया था कि क्या आप अकेले चमार जाति से मुख्यमंत्री बन गए क्या? तो हमने तो मायावती के लिए बोल दिया कि जिंदगी में जन्म जन्म तक कितने जन्म ले लेना, केवल एक कास्ट से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और आप देखना मायावती कभी दोबारा पावर में नहीं आ सकती। हमारा चैलेंज है, पर बनाया तो हमने ही था उनको। सारे वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी और बाजीगर इन्होंने वोट दिया था, तभी तो बनी थी। अब दूसरा आपने देखा विधानसभा में गीता बुक्कल बोली हमारे खिलाफ कि सरकार ने गलत कर दिया, डीएससी बना करके हमारा भाईचारा खत्म कर दिया। वास्तव में वेदी और उनकी बहस हुई, भाईचारा खत्म नहीं हुआ, खत्म तो उनका लूटचारा हुआ, जो लूट रहे थे लगातार। और हमने कोई नई व्यवस्था नहीं मांगी, जो पुरानी व्यवस्था हमारी चल रही थी और उन लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में, उन लोगों ने सारा लाभ हड़पने के लिए, 20% लाभ हड़पने के लिए इसको खत्म कराया था। और अब जैसे आप डीएससी की बात कर रहे हैं, तो अलग सरकार ने हमें डीएससी बना के दिया, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वंचित अनुसूचित जातियां। हम वंचित रह गए, शेड्यूल कास्ट में जो आगे बढ़ गए वो बढ़ गए, बाकी जो वंचित रह गए, इसलिए उनको डीएससी नाम दिया है कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है। ये लोग वंचित रहे हैं, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। और गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार भी आरक्षण का 92% लाभ केवल एक जाति विशेष को ही जाता रहा है। ये तो रिपोर्ट्स बोल रही हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। तो ये लोग जो हैं धीरे धीरे समझेंगे। हम तो गीता बुक्कल को ही बोल के आए हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके हलके में ही, झज्जर में, और हमने कहा था कि अगर हमारी बहन है, बड़ी है, इसलिए आपको समझा रहे हैं, दूसरी बार समझाएंगे नहीं। दूसरी बार तो ऐसा करेंगे इतिहास के पन्नों में सिमट देंगे आपको, क्योंकि हमारे बिना ना कोई सरकार बन सकती, हमारे बिना ना कोई एमएलए बन सकता और हमारे बिना कोई सांसद नहीं बन सकता। जब हमने हुड्डा को खत्म कर दिया तो उसका तो हिसाब ही क्या है, उसका ब्योत ही क्या है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स, आज कोई भी नेता, राष्ट्रीय नेता हो या
राज्य का नेता हो, अगर कोई भी नेता डीएससी के खिलाफ बोलेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने संघर्ष किया 18 सालों से लगातार हमने सड़क से संसद का संघर्ष किया। और अब आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, योगी जी ने कह दिया हम भी अपने राज्य में लागू करेंगे, हम भी आरक्षण का वर्गीकरण लागू करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बोल दिया, भजन लाल जी ने, हम भी आरक्षण का वर्गीकरण लागू करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वक्त आज समय है, आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, क्योंकि वंचित जो लोग रहेंगे वो कहाँ जाएंगे बेचारे, अगर ही लोग खा जाएंगे सब कुछ तो। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक भी लिख दिया कि क्रीमी लेयर भी लागू हो, जो एक बार आरक्षण का लाभ लेके क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी बन के, उनको आरक्षण की परिधि से बाहर निकालो। जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी यही नारा था, और भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था एक जगह पे कि डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, इट ओनली गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड एज सो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी इज कंसर्न दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री हु इज सिटिंग लास्ट कॉर्नर। अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी ये महसूस होना चाहिए कि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, ये देश मेरा है, तब जाकर के हमारा विकासशील देश, विकसित देश बनेगा। हम इस देश को स्वर्णिम की तरफ लेके जा रहे हैं। हम इस देश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास और संस्कारों को सजो करके इस देश को मजबूत राष्ट्र बना रहे हैं। और मजबूत राष्ट्र तभी बनेगा तब हर व्यक्ति को ये गर्व होगा मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, हर व्यक्ति के सर पे छत होगी, हर व्यक्ति के लिए भोजन होगा, हर व्यक्ति के तन पे कपड़ा होगा। आज बहुत हमारे देश में देख रहे हैं बहुत भूखे लोग मर रहे हैं। तो ये आरक्षण का वर्गीकरण तर्कसंगत है, न्याय संगत है। अगर फिर भी कोई नहीं मानता तो हम उसको समझाने के लिए तैयार हैं, और फिर पॉलिटिकल लीडर्स अगर ऐसी बात करेंगे तो उनको भी देख लेंगे। मैं आपके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था इस इंटरव्यू से पहले, तो बता रहे थे कि आपने शादी भी नहीं की, तो इसकी भी थोड़ी सी मैं वजह जानना चाहूँगा। देखिए, हमने 2006 से इस संघर्ष को शुरू किया था। 2007 में हम रोहतक में भूख हड़ताल पे बैठे थे, और बहुत लाखों लोग रोहतक में जुड़े थे जब भूपेंद्र हुड्डा ने हमारे लोगों पे, निहत्थे लोगों पे अत्याचार किया था। और उस समय महापंचायत हुई थी। महापंचायत में हमने निर्णय लिया था, परमात्मा का ही कोई ऐसा था आशीर्वाद की, उस समय निर्णय में ये बोला गया कि जब तक हम 35 लाख लोगों का ये आरक्षण का वर्गीकरण, उनका निवाला जो छिना हमसे, उसको नहीं हम बहाल करा लेते, आपकी रोटी आपकी थाली में नहीं ला लेते, तब तक हम शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। क्योंकि शादी करने के बाद बहुत सारी बाध्यताएं आ जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो आदमी बंध जाता है अपने बच्चों में अपने। इसलिए हमने प्रण किया था कि हम विवाह नहीं करेंगे। लंबा संघर्ष हो गया, 18 साल बीत गए, 18 साल तक चलता रहा। अभी ये हमने एक प्रण और भी किया था कि जब तक वर्गीकरण की व्यवस्था बहाल नहीं करा लेंगे, हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो मैंने कई सालों तक अन्न नहीं खाया, दूध और फल पे रहता था। तो कुछ देश धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, समाज धर्म के लिए, जिस कौम में हम पैदा हुए उस कौम के धर्म के लिए ये छोटी सी बात है, जब बड़ी बात नहीं है। एक आदमी अगर कोई संघर्ष करता है और किसी ना किसी ने तो समाज हित में, राष्ट्र हित में और अपने जातीय हित में संघर्ष करना पड़ता, बलिदान देना पड़ता। और कहते हैं कि लोग कि भगत सिंह पैदा होने चाहिए, लेकिन पड़ोसी घर में पैदा होना चाहिए। तो हम ही भगत सिंह क्यों ना बन के दिखाएं, पड़ोसी घर की क्यों इंतजार करें। तो हमने ये बीड़ा उठाया और हमने ये प्रण किया, और प्रण किया तो आज इसको हमने सार्थक रूप से निभा करके, और ये सौगात हमने सरकार से दिलवा दी। ये मुकाम आपने हासिल कर लिया जिसका प्रण लिया था, तो अब माना जाए कि अब स्वदेश जी शादी के लिए तैयार हैं, या देख रखी है कोई लड़की? ये तो मानव की प्रकृति है। जो असली समय था, जो जीवन का, जो जवानी का समय था असली, वो तो संघर्ष में बीत गया, जेलों में बीत गया। अब हम बुढ़ापे की तरफ हो गए। अब ये पूरा डीएससी समाज, पूरा राष्ट्र ही हमारा अपना है। अब तो देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। अब शादी का कोई विचार भी नहीं है। अब जो है ना, आप लोगों की सेवा करनी है, देश धर्म की सेवा। भगत सिंह की एक लाइन याद आ रही है, उससे पूछा जब कि शादी क्यों नहीं कर रहे आप, तो उन्होंने कहा था कि मेरी शादी तो आज़ादी से हो गई है, मुझे जान देकर लेनी है। तो भविष्य में राजनीति में आपको कहाँ देखेंगे लोग, क्या कुछ मंशा है, कहाँ तक जाएंगे आप? देखिए, डीएससी समाज के हम नेता हैं, और डीएससी समाज जैसा इकट्ठा होकर के हमें आदेश करेगा, हम उनके लिए आदेश का पालन करेंगे। और अब हमने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दिया और भारतीय जनता पार्टी के हम हो गए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जो चाहेंगे, जिस तरह हमारा कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, हमारे लिए क्या आदेश है उनका,
पार्टी क्या आदेश देगी, पूरे देश में हमने काम करना है या हरियाणा में काम करना है या कहाँ काम करना है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और अपने समाज के लिए काम करेंगे। अच्छा, दबे से सुर में है ना, राज्यसभा के लिए भी आपका नाम कहीं सुनाई दे रहा था, तो वो क्या बात रही? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया था और मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि भाई हम आपको राज्यसभा के लिए चिन्हित कर रहे हैं आपके नाम को। तो मैंने कहा कि देखिए मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, ना मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि राज्यसभा में जाऊं। ये आपका इंटरनल मामला है, पार्टी का मामला, सरकार का मामला, जैसा आपको उचित लगे आप करें। तो ये व्यवस्थाएं बड़ी हैं, हम तो एक आम कार्यकर्ता होकर के भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना चाहते हैं और करेंगे। हमारी कोई लालसा नहीं, हमारी एक ही इच्छा थी, डीएससी बहाल हो, वो हमारा हो गया, हमारे बच्चों का भविष्य में मिल गया। अच्छा है ना, एक आत्महत्या का मामला बड़ा सुर्खियों में है, लोहारू किसी कॉलेज का, तो उस पे मैं आपका कमेंट जरूर चाहूँगा। देखिए, जो आत्महत्या हुई है, जो हमारी बिटिया ने आत्महत्या की, ये वैसे तो बहुत बड़ा डिसीजन लिया उसने, लेकिन आत्महत्या का डिसीजन वैसे कोई लेता नहीं है, बहुत प्रताड़ित होकर के, बहुत प्रेशर में आकर लेता है। और हमारी बच्ची जो चली गई है, जो भी दोषी हैं इस मामले में, मुकदमा दर्ज हो चुका है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया भी गया है, और भी कोई दोषी होगा इस मामले में उसको भी हम गिरफ्तार कराएंगे, जो हमारी उस बिटिया की आत्मा को शांति के लिए और उसके न्याय के लिए, उसको न्याय मिले, वो हम हर संभव कोशिश जो भी होगी करेंगे।